चैप्टर नंबर 8 संक्रमण तत्व या डी एवं एफ ब्लॉक तत्व। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हम क्या सीख सकते हैं। तो बच्चों अगर किसी तरह की कोई भी बात कहना है तो आपके कमेंट्स में देखता हूं और कमेंट बॉक्स में आप कहें, और एक गूगल शीट है उनको भरते रहिए और उसमें बताते रहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे, किस तरह की क्लासेस चाहते हैं, आपको सीखने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आपको कहाँ पे तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है। ये अगर आप हमें बताते रहेंगे तो हम आपकी बहुत हेल्प कर पाएंगे, आपके लिए कुछ अच्छी क्लासेस और अच्छे वीडियोस ला पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि गूगल शीट पे भरें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर मेरी क्लासेस को अगर आप देख रहे हो तो जैसे ये लेक्चर नंबर 3 है, तो आप कभी भी ये मत सोचो कि लेक्चर नंबर 3 को ही डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको करना होगा लेक्चर 1, 2 और 3 ये रेगुलर करते रहेंगे, ऐसे 4 तो आप कंटिन्यू करेंगे ना इसी तरह से, तब आपको कोई चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे टॉपिक कराऊं और सारे टॉपिक पे बात करूं, लेकिन हाँ आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, आपका रहना ज़रूरी है, आपका चैट ज़रूरी है, आपका कमेंट ज़रूरी है, आपकी लाइक ज़रूरी है, आपका शेयर ज़रूरी है और हमारे साथ सब्सक्राइब करके रहना ज़रूरी है, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होता है एक अच्छे क्लास को देने के लिए हमारे लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आगे बढ़ते हैं। बेटा हम इस चैप्टर, इस पार्ट में लेक्चर नंबर 3 में, जैसे कि हम जानते हैं कि संक्रमण तत्वों के गुणों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो संक्रमण तत्व के गुण क्या होते हैं और साथ में हम कुछ गुणों के बारे में पढ़ भी चुके हैं, जैसे परिवर्ती संयोजकता है या रंगीन होते हैं, ये इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अनुचुंबकीय गुण के बारे में हम आज बात करेंगे। इसी तरह से ये मिश्र धातु बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, क्यों बनाते हैं। अंतराकाशीय यौगिक, अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और ये अंतराकाशीय यौगिक क्यों बनाते हैं। ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व, पर ऐसा क्यों करते हैं। ये सारे प्रश्न एक क्यों वाले क्वेश्चंस का जवाब देंगे आज, या उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो क्यों का जवाब आप दे पाएंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, थोड़ी छोटी भी हो सकती है, इसको मत देखा करो कि क्लास लंबी है कि बड़ी है कि छोटी है। अब कैसे प्रश्न आपके पास इस चैप्टर में, इस पार्ट में आते हैं इंपॉर्टेंट के रूप में, वो जरा देखें। देखिए बेटा पहले प्रश्न की बारे में बात करते हो, जैसे ये संक्रमण धातु मिश्र धातु बनाते हैं क्यों, ऐसे प्रश्न का जवाब देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरकी सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु उत्प्रेरकी सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये उत्प्रेरक की भांति हम इसका उपयोग करते हैं। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर इसको उपस्थित रखा जाए तो ये अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देता है। अभी आपके पास ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, देखना जितने प्रश्न मैं आपको बताऊंगा उनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाला है। और आप याद रखिएगा जो पिछले लेक्चर 1 से लेकर के आप इस चैप्टर में जितने लेक्चर में आप जाते जाएंगे, हर लेक्चर में से कोई ना कोई प्रश्न आपको पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। यानी यह मतलब है कि आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि एक प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं होगा जिसका आप नहीं दे पाएंगे। फिलहाल अगला प्रश्न हमारे पास है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। संक्रमण तत्व संकर आयन बनाते हैं यानी कि संकुल बनाते हैं। हम पता है कि यहां पर इतने तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं, बोलो कितने तत्वों को कहते हैं। यहां से यहां तक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व, क्योंकि यहां से यहां तक क्या होता है कि D1, D2, D3, D9 तक का इलेक्ट्रॉन भरता है, लेकिन D10 जहां पे हो जाता है ये इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। लेकिन आप ये भी जानते हो कि इतने तत्वों को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक तत्व। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आगे की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, सबको याद हो चुका होगा। फिलहाल ये बार बार हम ही करते हैं। हमने पिछली क्लास में एक टॉपिक को लेकर चला था और कुछ प्रश्नों को फिर देखें कि ऐसे प्रश्न भी होते हैं कि भाई संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता क्यों प्रदर्शित करती है। पिछली क्लास में हमने बात किया था, इसको याद है, इसका आंसर जरूर लिख करके मुझे भेजेंगे। किस में भेजेंगे बेटा, चैट में या कमेंट में।
चैट में क्योंकि आपका क्लास से डिस्टर्ब हो जाओगे। जैसे क्लास खत्म होगा मुझे इस प्रश्न का जरूर जवाब देना, क्योंकि इसको पढ़ चुके हो कल की क्लास में कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील सक्रियता, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता क्यों प्रदर्शित करती है। मैं शॉर्ट में कारण बता देता हूं। इस कारण कि संयोजी कोश का एस कक्षक और उपांतिम डी कक्षकों की ऊर्जा में काफी समानता होती है, इसलिए एस कक्षक और उपांतिम डी कक्षक दोनों ही संयोजी कक्षक की भांति कार्य करता है, जिसकी वजह से दोनों की वजह से यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। और दूसरा बात होता है कि अर्धपूरित डी कक्षक, अपूर्ण रूप से भरा हुआ डी कक्षक पाए जाते हैं, इस वजह से भी। तो दो कारण मैंने आपको बताया है दोनों की। अच्छा, एस कक्षक और डी कक्षक की ऊर्जा, एस कक्षक और n-1 डी कक्षक की ऊर्जा जो है दोनों लगभग बराबर होता है, यह भी कारण होगा। हम ये अगर ना समझ में आया हो इतनी स्पीड में तो कोई बात नहीं, आप एक बार जरूर लिखें तो अपने आप हो जाएगा। मैं जो बोलूंगा 100% जरूरी नहीं कि आप हर चीज को आराम से मतलब दिमाग में पूरा पूरा बैठा सकें, थोड़ा सा समय जरूर लगता है। फिर बात करते हैं Fe3+ Fe2+ आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें अधिक अनुचुंबकी कौन है। अब ये अनुचुंबकी गुण के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन अधिक अनुचुंबकी है। ठीक है, अब यहां पर है Cu+ प्रतिचुंबकी है और Cu+2 अनुचुंबकी है। क्यों, ये हम आज देखेंगे। और इसी तरह संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, आपको यह बताया गया था रंगीन होने का कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। बस इतना जानकारी हमने ले लिए हैं और वो यहां पर। और आप जानते हो कि हमको संक्रमण तत्वों के गुणों के बारे में जो बताया था मैंने, आपको याद होगा कि क्या है, ये धातु है, ये ठोस होते हैं, रंगीन होते हैं, अनुचुंबकी होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, जटिल लवण बनाते हैं, उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करती है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। सारे बच्चों को याद हो गया भाई, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। यस, बोलो बच्चों, याद हो गया है कि नहीं भाई। गुड इवनिंग यार, कितने बार गुड इवनिंग करेंगे बताओ। शुरुआत हो गई, मैंने नमस्कार बोल दिया, उसके बाद आप ये सब शब्दों के पीछे आप समय ना बर्बाद करें। समय बर्बाद नहीं, समय को उपयोग करें बेटा, बहुत जरूरी है। अपने आप को पहचाने कि आप में ताकत कितनी है, आपकी एनर्जी कितनी है। हम सबको पहचानते हैं, याद रखना। आपका चैट आते हैं, हम सारे चैट को देखते रहते हैं, पर यह जरूरी नहीं होता बेटा क्लास खराब करने के लिए आप हर बार रिप्लाई करते रहें। यस, तो आज की क्लास पे ये सारी चीजें हम देखते हुए चलें। बहुत सारे गुणों को देख चुके हैं, आज हम देखेंगे क्या रंगीन गुण होने का कारण आप जानते हैं। रंगीन होने का कारण है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होना। यह बात आपको बताया था मैंने कल की क्लास में, याद है। अब दूसरी बात कि कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से है यौगिक या आयन होते हैं जो रंगीन होते हैं। तो यहां पर आपको कल बताया था रंगहीन वो होगा जिसमें शून्य ऑक्सीकरण संख्या होगी, शून्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वो रंगहीन होगा। बाकी सब रंगीन होगा। ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप याद रखिएगा। कुछ एक चीजों को याद जरूर रखिएगा, जिसका कलर के बारे में अगर बात हो तो वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, Cu+2 नीले रंग का होगा, ये याद रखिए। निकेल 2+ हरे रंग का होगा, ये याद रखिए। और Fe2+ हरा रंग का होगा, Fe3+ लाल रंग का या पीला रंग का होगा, है ना, लाल पीला रंग का ऐसा कुछ दिखाता है। तो ये बस इतना याद रखेंगे, बाकी चीजों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जितने में काम चल जाएगा वो इतना है। हाँ, बाकी चीजों को अपने दिमाग में रखने के लिए जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं, आपको सिर्फ क्लियर पता चल गया ना, वही आयन रंगीन होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा रंग होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पता नहीं चलता है। चुंबकीय गुणों के बारे में बता दें कि ऐसा आयन जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। ऐसा आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो अगर मैं इस पे ही आके बात करता हूं, ये पढ़ा चुका हूं ना कल की क्लास में, सो इसी को मैं आगे बढ़ गया, इसीलिए इसको पढ़ाना नहीं है करके। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करते Cu+ की बात करता हूं तो Cu+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। अयुग्मित मतलब क्या, जो जोड़ी में नहीं है। सिंगल को अयुग्मित कहते हैं, अनपेयर कहते हैं, और इसमें सभी पेयर है, पेयर 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 पेयर, युग्मित 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 युग्मित। इसमें देखो, युग्मित 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 अयुग्मित, पेयर 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 अनपेयर, अनपेयर अयुग्मित एक है, एक ही अनपेयर है।
तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो क्या है, वो अनुचुंबकीय रंगीन, यहां पर रंगीन है। तो यहां पर देखें, तो जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस जगह पर मैं चुंबकीय गुण की बात करूं तो यह होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, मतलब ये प्रतिचुंबकीय होगा। तो Cu प्लस कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। चुंबक से दूर जाना, चुंबक को इसके नजदीक लाएंगे तो चुंबक से वो दूर चला जाएगा, चुंबक से भागने लगेगा, चुंबक से प्रतिकर्षित होने लगेगा। इस घटना को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। चुंबक की ओर आकर्षित होती है, इसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय। चलो, जबकि Cu+2 वाला जो भी कंपाउंड होगा उनको इनकी तरफ लाएंगे तो वो अनुचुंबकीय होगा, चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय शब्द को इंग्लिश में बोला जाता है पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक है। ये है, और ये है डायमैग्नेटिक। ले लीजिए। चलो, हम बात कर रहे थे यहां पर, इसका मतलब सीधी सी मतलब है कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 जो भी होगा वो सभी अनुचुंबकीय है। हाँ, यहां पर इतना याद रखना कि जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही ज्यादा वो चुंबक की तरफ ज्यादा आकर्षण रखेगा, पर रंग के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखिए। जैसे यहां पर देखो, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का रंग ऐसा नहीं है कि दोनों एक एक ही कलर, जैसे ये गहरा बैंगनी तो ये भी गहरा बैंगनी हो जाए, ये जरूरी नहीं है, जैसे यहां पर, लेकिन हल्का सा वो नीलापन लिए हुए है। 2 वाले को देखिए हरा है और 2 वाला यहां पर हरा है, तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा है 2 वाला हरा नजर आ रहा है। बैंगनी, अब जैसे देखिए, अब बैंगनी 3 वाला बैंगनी दिख रहा है, अब यहां पर 3 वाला गुलाबी दिख रहा है, अलग हो गया नहीं बातें। 5 वाला पीला दिख रहा है, 5 वाला गुलाबी दिख रहा है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि मैच करे ये बातें, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम रंग को नहीं पहचान सकते। फिर अब चलते हैं चुंबकीय गुण के बारे में। संक्रमण तत्वों के आयन या उसके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, बहुत सारे, यानी प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं। ऐसा क्यों प्रायः शब्द बोला गया? हर कोई अनुचुंबकीय हो जाए ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होते हैं। जैसे Cu+ है वो प्रतिचुंबकीय है, Cu+2 है जो अनुचुंबकीय है, Fe+2 Fe+3 दोनों अनुचुंबकीय हैं। मैं यहां पर प्रूफ करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो चलिए देखें, चुंबकीय होते हैं, अधिकांश अनुचुंबकीय होते। क्यों? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। तो देखें, इन्हीं बातों को हम लेकर के चलते हैं। क्या बोला है? श्रेणी के तत्व अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर मुख्य रूप से कैसा होगा? अनुचुंबकीय। तो देखिए, मैं यहां पर बोलूंगा संक्रमण तत्व, लिख लो इसको, संक्रमण तत्व के आयन एवं यौगिक प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। बेटा, अगर हमसे प्रश्न पूछा गया कि कौन अनुचुंबकीय कौन सा प्रतिचुंबकीय, तो मैंने उदाहरण दिया था अभी, देखो आप, Cu+ और Cu+2, ये दोनों में से कौन अनुचुंबकीय होगा? तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया, तो ये आपका होमवर्क है, इसको दोबारा आप लिख लीजिएगा। मैं जो कि यहां पर आपके लिए लिख चुका हूं, यहां पर है ना, ये देखिए बता दिया ना, प्रतिचुंबकीय है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने नहीं आता उनको ही तकलीफ होगा। और बेटा, ये वाली जगह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने की जगह नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के लिए अगर नहीं आता है तो जरूर पढ़ना, जरूर सीखना, तभी आप
डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना अगर सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट में मत बताओ भाई, क्योंकि मैं चैट क्लास के टाइम पे चैट पढ़ता हूं तो मुझे डिस्टर्ब लगता है ज्यादा से ज्यादा। आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है, सीखना है, सीखना है, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो रिकमेंड कर देता हूं। अगर आपको सीखना है तो आपको सलाह दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विक्रम हैप केमिस्ट्री टाइप करना, यूट्यूब पर सर्च करना। क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विक्रम हैप केमिस्ट्री लिखना, तो मेरे बहुत सारे वीडियो खुल जाएंगे और उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 वाला भी है, तो वो आप देख लीजिएगा जैसे वाला देखना चाहते हैं, और उनको देखने के बाद अच्छे सीखना और काम करना भाई, है ना। तो ये बात बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए, प्री बेसिक केमिस्ट्री में तो है ही, तो आपको जो बता रहा हूं यहां पे ध्यान देना, ये इसके दोनों का ये होमवर्क है कि कौन अनुचुंबकी कौन प्रतिचुंबकी, ये बताइए। अब मैं यहां पर बात करता हूं, इसको तो मैंने बना दिया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल की क्लास में। आज की क्लास में थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे बेटा आप मान लेते हैं कि मैंने पूछा Fe2+ तथा Fe3+ में अधिक अनुचुंबकी, प्रश्न ये है मेरे पास, अधिक अनुचुंबकी कौन है? कौन है? तो क्या जवाब होगा? आंसर करिए। सबसे पहली बात है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आना चाहिए। मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक एक सबसे पहली बात तो है कि Fe हो चाहे Fe3+ हो, Fe हो या Fe3+ हो, दोनों में इलेक्ट्रॉनों के दोनों जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? Fe से बनते हैं। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार बना लीजिए ताकि आपको याद रहे कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको पहले ही बताया था, पहले इलेक्ट्रॉन ये इससे निकलेगा, आप बाहरी ऊर्जा स्तर से, बाहर वाला 4s 3d के बाद वाला होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकालोगे? बाहर से निकालोगे। ये बार बार बोलता हूं मैं बात है, पिछली क्लास में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं। तो बाहर वाला ये है, तो पहले इससे निकालोगे फर्स्ट टाइम, फिर इसके बाद इससे निकालोगे। तो अब बोलो, अगर Fe2+ बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो सबका कॉमन है बेटा, सबका कॉमन है। 2 2 4 2 6 10 2 बार 18 परमाणु क्रमांक 18 वाला तत्व है आर्गन। तो मैंने एक ब्रैकेट में आर्गन लिख दिया, मतलब आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है ना, ऐसे लिखने का तरीका बता रहा हूं। फिर उसके बाद लास्ट ऊर्जा स्तर का क्या होगा? मैं अभी सिर्फ Fe2+ का बता रहा हूं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं। हम यहां पर लिखें तो पहले जो आता है 3d 3d6 और 4s2 लिख सकते हो। फिर अगर मैं Fe2+ को, मैंने इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, आपको बताया। Fe+2 को दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? देखो तो Ar 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाहर से निकलता है, 4s से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो 3d6 और 4s 0 हो गया। d में कितना कक्षक होता है? 5। इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये हो गया 6, और ये हो गया 0। तब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? बोलो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें? इसमें है अनपेयर, युग्मित है, अयुग्मित 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 अयुग्मित, यानी अकेला इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इस जगह पर यह कैसा होगा? अनुचुंबकी होगा, अनुचुंबकी। अब मैं Fe3+ की बात करता हूं तो क्या होगा? मैं Fe3+ को मैं यहां पर दर्शा रहा हूं, ध्यान देना, यहां पर लिखूंगा। ये आपका होमवर्क है ना, ये कर चुके हैं इसलिए दोबारा आपको नहीं बता रहा हूं। तो Fe3+ के लिए क्या होगा? Fe3+, इससे सोचो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले 18 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर 3d6। अब बताओ 3 इलेक्ट्रॉन, 3+ है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाहर से निकलेगा 2 और 1 3, यहां से 1 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा
3d5 और 4s 0 हो जाएगा। तो d में देखो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 कक्षक और 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, s में एक भी नहीं है। तो क्या मतलब निकला कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, हो गए 5। तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय होने के साथ क्या पता चला, हमें यहां पर पता चलता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना अधिक उतना अनुचुंबकीय। तो यहां पर अनुचुंबकत्व का क्रम, तो Fe2+ से अधिक Fe3+ में होगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। तो किसकी अधिक हो गई भाई, आपने देखा कि कौन अधिक अनुचुंबकीय, तो Fe3+ कारण सहित आप लिख सकते हैं। ऐसे कई प्रश्न हो सकते हैं आपके पास। एक और प्रश्न आपके पास कॉमन आता है, उसको समझेंगे। यहां पर देखिएगा, मैं उसको भी समझा देता हूं आपको। एक है चुंबकीय आघूर्ण। म्यू इज इक्वल टू √n+2। इसकी इकाई है बोर मैग्नेटॉन। क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटॉन। चुंबक की मात्रा की इकाई है। चुंबकत्व अधिक है तो बोर मैग्नेटॉन वैल्यू अधिक होगी। तो ये बोर में, जैसे हम मीटर बोलते हैं ना, लंबाई की इकाई मीटर, द्रव्यमान की इकाई ग्राम, किलोग्राम, इसी तरह से ये बोर मैग्नेटॉन चुंबकत्व की इकाई है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं Cu+ का म्यू वैल्यू कितना होगा, तो आप बेटा Cu+ में आपने n की वैल्यू क्या है, आप बताओ। इसमें n की वैल्यू क्या होता है, n की वैल्यू 0 है, तो हो जाएगा √0 तो कितना हो गया, √0 + 2, 0 × 2, 0 + 2 यानी 2, तो कितना हो गया, √0 यानी कि 0 बोर मैग्नेटॉन। यानी ये चुंबक की तरफ आकर्षित होती नहीं, प्रतिचुंबकीय है। अब Cu+ में कितना होता है, Cu+ में Cu+2 के लिए इसका n की वैल्यू कितना होता है, 1। देखिए कहां पे है ये, Cu+2 में कितना होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, n की वैल्यू 1। तो आपने यहां पर क्या करने हैं, बस n, तो म्यू का मान कितना होगा, ये पहला एग्जांपल हुआ, ये दूसरा एग्जांपल। म्यू इज इक्वल टू √1 + 2, तो कितना हो गया, √1 × 3, तो √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, बताओ, 1.73, तो 1.73 बोर मैग्नेटॉन। अब यूनिट हो गया इसका। इसी तरह से आपको तीसरे नंबर में ले जाता हूं Fe2+ में। Fe2+ में, तो Fe2+ के लिए कितना होगा, Fe2+ का n वैल्यू कितना है, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो Fe2+ कहां पे, यहां पे। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4, वो 4 लिखा है, ये 4, तो ये हो गया 4। तो म्यू इज इक्वल टू √4 + 2, यही होगा, n की वैल्यू 4 + 2, तो कितना हुआ, 4 गुणा ये 6 चौक 24, √24। तो √24 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताएं, 4.89 बोर मैग्नेटॉन। फिर इसी तरह से चौथा,
तो जो बता रहा हूं बेटा थोड़े से बता रहा हूं, ज्यादा एग्जांपल हो जाएगा, बैठ के एकदम आराम से बैठ के नहीं, कि एक चीजों को सीखते हुए आप जरूर नोट करिएगा। अब आपका काम होता है कि इसका आंसर देंगे। Fe3 के लिए का म्यू वैल्यू क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है। तो ये आपको बताना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है और इस फॉर्मूले में मान रखना है, तो ये करना है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, तो बेटा कैलकुलेशन नहीं आता तो वो तो आना पड़ेगा, आपको उस पर मेहनत करना पड़ेगा। केमिस्ट्री वाला पार्ट नहीं है। केमिस्ट्री का पार्ट होता है कि मैं आपको केमिस्ट्री बताऊं, उनके से संबंधित बातों को बताऊं। कैलकुलेशन करना, गुणा भाग करना, प्लस माइनस करना और क्या बोलते हैं पहाड़े याद करवाना, ये मैं नहीं करवा पाऊंगा। ये करवाने लग गया तो फिर मेरा साइंस ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये आप नोट जरूर करें, जिस नोट कर लिए हो तो जरूर बताएं मुझे नोट हो गया करके, जल्दी करें। तो हमने रंग और चुंबकीय गुण के बारे में बात किया। अच्छा, अब देखें कुछ एग्जाम्पल दिया गया, उसके चुंबकीय व्यवहार के बारे में बताया गया। जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो 1.73 आया, 2 हुआ तो 2. आज अभी हमने देखा 4 वाला में देखा था 4.90 लिखा है, देखो लिखा है ना 4.90, तो 0.90 यार मैंने 89 दिया, यानी कि 89 क्या 90 के आसपास है। ठीक है, तो हर एक में किसी में, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य है, जैसे Sc3+ में शून्य होगा, तो किसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है पता कैसे लगाएंगे, आपको समझ में आ चुका है। जैसे Sc स्कैंडियम 21 परमाणु क्रमांक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो आपको मैंने जो अभी बताया है इतने स्पीड में इतनी बातें बताई जा सकती है। अगर आप स्लो करवा दोगे क्लास तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि हम बस एक पॉइंट को पकड़ पाएंगे। तो इतनी चीजों को आप अच्छे से प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या सबका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक बात है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। जैसे क्रोमियम 3+ है, क्रोमियम 2+ है, इनका आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल पाएंगे? बोलो, आपको कहां पे तकलीफ हो रही है जरूर मुझे बताएं कमेंट में, चैट में मत बताओ बेटा, चैट में ध्यान दो पढ़ने का, बहुत ध्यान दो, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा ध्यान देने से ही ये संभव हो पाएगा कि आप उस चीज को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो, आज की क्लास को पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद क्या परेशानी आती है तो आप अभी नहीं बता पाओगे ना, एक बार रिवीजन करोगे तभी बता पाओगे ना कि सर मुझे ये परेशानी हुई। अभी तो मैं तो बता रहा हूं, मेरे बताने तक आपको परेशानी होती है, उसको नहीं कहा जाता परेशानी। आप एक बार रिवाइज करोगे, एक बार पढ़ोगे, तब होगा, उसे कहा जाएगा। क्योंकि पढ़ाई में एक चीज जरूरी है, शिक्षक के बताए गए बातें हमेशा तुरंत नहीं बैठता। अगर तुरंत बैठ गया तो फिर वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसके बाद एक रिवीजन करना पड़ता है, एक पढ़ाई करना पड़ता है, एक नोट्स बनाना पड़ता है। जब तकलीफ कहां पे है वो ढूंढना पड़ता है आपको, फिर उसके बाद आपके लिए आसान हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप कमेंट में, इस वीडियो में आकर के फिर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलो, उत्प्रेरकी गुण बेटा, अधिकांश संक्रमण तत्वों या उसके यौगिक, जैसे प्लेटिनम है, कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, पैलेडियम है, ये सब उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। सवाल यह है कि ये उत्प्रेरकी गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? उत्प्रेरक मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसको किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा कोई पदार्थ मिलाया गया है जिसकी उपस्थिति में वह रासायनिक अभिक्रिया तेजी से चलने लगता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। वैसे देखा जाए तो विज्ञान में यह कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करता है, लेकिन सामान्य भाषा में आप और हम ये बोल देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। लेकिन दर मतलब स्पीड को बढ़ा देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाला ऐसा पदार्थ जिसकी थोड़ी भी मात्रा अगर रहा तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, उसे कहा जाता है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के रूप में संक्रमण तत्वों का उपयोग किया जाता है बहुत हद तक। ऐसा क्यों का कारण क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, पर सवाल यही है कि ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्यों बढ़ाता है? इसका जवाब है संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकता। जब अभिकर्मक नजदीक आते हैं तो बहुत सारे अभिकर्मक उनके साथ अधिक उच्च
ऑक्सीकरण संख्या की वजह से उनके साथ जुड़ने लगते हैं। किनके साथ? संक्रमण तत्व के साथ। उच्च ऑक्सीकरण संख्या होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगा, उच्च संयोजकता होने को जुड़ेगा, और जैसे ही वो अभिकर्मक नज़दीक आ जाता है तो उनमें आपस में चूंकि अभिक्रिया करने की क्षमता होती है, इसलिए वो आपस में अभिक्रिया कर जाते हैं। इस तरह से अभिकर्मकों को अपनी नज़दीक बुलाता है उत्प्रेरक, और वो अभिकर्मक नज़दीक आते हैं और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। लंबा चौड़ा बात नहीं करना है, सिर्फ आंसर है इसकी संयोजकता परिवर्तनशील होता है, इसीलिए ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। आत्मा बता दिया मैंने, आत्मा किसी भी प्रश्न का एक आत्मा होता है, उसको बता दिया मैंने। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक प्रायः संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं। और क्यों ये ऐसा करते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मैंने बताया, परिवर्तनशील संयोजकता, जो कि अंडरलाइन कर दिया हूं। क्योंकि इनके उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होता है, जिसके कारण यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो उत्तर है, इतना ही अगर लिख देते हो, क्या संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है, इसी कारण से ये उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करता है। ऐसा कुछ भी लिखो ना, अपनी भाषा में लिखो यार, कोई भी, मतलब जब आप लिखते हो ना बेटा, तो ये मत सोचा करो कि मेरा लैंग्वेज कैसा है, ये वो कुछ नहीं, बस बोला करिए, बस वो शब्द बोलना जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन के आंसर में परिवर्तनशील संयोजकता शब्द बोलना जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब दुनिया भर का छाप दिए, वो शब्द ही नहीं है कहीं पे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रश्न कैसे आता है? संक्रमण तत्व संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि संक्रमण तत्वों में परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है। लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते, छोटा तो लिख ही सकते हो। अब ये कैसे करता होगा ये काम, ये समझना है तो फिर देखो। एक्चुअली होता क्या है कि अभिकर्मक ए, अभिकर्मक बी, उत्प्रेरक सी की उपस्थिति में ए बी बन गया, यानी एक रिएक्शन हो गया। तो होता क्या है कि ए ए ए ये अभिकर्मक है, इस तरह से बी बी ये फैला हुआ है। लेकिन जब हम इसमें कोई सी मिलाते हैं, सी मिलाते हैं तो क्या होता है, इस जगह पे ध्यान दें, सी मतलब उत्प्रेरक, तो ये सी के ऊपर ए बी इसके ऊपर जुड़ने लग जाते हैं इस तरह से, और फिर ये आपस में ए बी मिल जाएगा और इस सी को अलग कर देगा। ये घटना होती है। तो एक तरह से अधिशोषण कर लेता है, इसको जोड़ लेता है, अधिशोषण शब्द समझ रहे हैं? मतलब सी के ऊपर दूसरे अभिकर्मक अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं इस तरह से, जिससे इसकी सतह पर अभिकर्मकों की सांद्रता बढ़ जाती है और इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाता है। बस ये सब नहीं बताना तुमको, नहीं टेंशन लेना इसको। वही बच्चा बताए जो ज्यादा और बेहतर इंप्रूव कर सकता है, उनकी इंप्रूवाइजेशन के लिए ही है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण दे देता हूं। जैसे निकिल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए। तेल का हाइड्रोजनीकरण क्यों करते हैं? अरे भाई, तेल जो होता है, वनस्पति में कोई ऐसा तेल या ऐसा लिक्विड नहीं आता है जो वो गाढ़ा रहे घी की तरह। हम देसी घी कहते हैं, वो जंतु जगत से मिलने वाला फैट है या जंतु जगत से मिलने वाला एक लिपिड है। लेकिन पौधों से प्राप्त होने वाला जो भी बीजों से, तिलहन बीजों से जिससे तेल निकाले जाते हैं, उनसे प्राप्त होने वाला जो लिक्विड होता है, तेल कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे तापमान में। जैसे नारियल तेल को अगर देखें तो लिक्विड है, लेकिन जब वो थोड़ा ठंडा होता है तो वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, घी की तरह हो जाता है। लेकिन असली में वो लिक्विड फॉर्म में है। तो बेटा जो वनस्पति घी आती है, जिसको कहते हो आप लोग देसी घी नहीं कहते, घी कहते हो, देसी घी नहीं कहते हो, डालडा वालडा जो शब्द आता है आज के डेट में, है ना, तो वो क्या घी है? वो वनस्पति घी। तो वनस्पति घी कैसे बनता है? तेल, जो भी तेल आपके पास, सोयाबीन के तेल है या राइस ऑयल है या क्या बोलते हैं, सूरजमुखी का तेल है या तिल का तेल है या मूंगफली का तेल है, वो सब लिक्विड रहता है। लिक्विड उस तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, जिससे जो द्विबंध है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है।
सेचुरेटेड हो जाता है। जब सेचुरेटेड होता है ना तो वो उस क्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजन ग्रहण कर लेता है, वो तेल हाइड्रोजन ग्रहण करके घी बना लेता है, बस इतना याद रखना। तो ये हुआ। तो इसके लिए कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? निकेल। आयरन उत्प्रेरक हैबर विधि में उपयोग किया जाता है अमोनिया बनाते समय। TiCl4 का उपयोग किया जाता है पॉलीथीन से, पॉलीथीन हार्ड पॉलीथीन बनाने में। ऐसे बहुत सारे उपयोग मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। अगला है मिश्र धातु। उत्तर में क्या लिखो? ये संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं, क्यों? उत्तर यह है कि संक्रमण तत्व मिश्र धातु इसलिए बनाते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों का परमाणु आकार लगभग बराबर होता है, अतः वो आराम से मिश्र होता है, तो मिश्रित हो जाते हैं। जो पॉइंट बता रहा हूं बेटा उसको पकड़ते जाना। संक्रमण तत्व मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि संक्रमण तत्वों का परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर होती है। उत्तर है इसमें लगभग परमाणु आकार बराबर। दुनिया भर का पढ़ लो यार, आराम से हो जाएगा। कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मैं यहां पर दे रहा हूं पीतल। पीतल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। ब्रास पीतल, कॉपर 60%, जिंक 40%। इसमें इसको मैं अगर याद रखना तो अच्छी बात है। पीतल का उपयोग कहां करते हैं? बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पीतल जानते हो गया। दूसरा है कांसा, जिसको कहा जाता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज जो होता है इसमें होता है कॉपर, टीन। कॉपर 75% और टीन जो होता है 25% होता है। जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर है कॉपर, जिंक और निकेल से बना हुआ। कॉपर 55%, जिंक 25% और निकेल 20%। स्टेनलेस स्टील, जो आपके घर में स्टील के बर्तन आते हैं, उसमें होता है आयरन, क्रोमियम और निकेल। आयरन 86%, क्रोमियम 12% और निकेल होता है 2%। तो ये पीतल एक दो धातुओं का मिश्रण है। तो ये धातुओं का मिश्रण होता है, तो ये आपस में इनसे क्या बनाई जाती है? तो मिश्र धातु बनाने की क्षमता होती है। इस मिश्र धातुओं की क्षमता जो होते हैं जो प्योर धातु की तुलना में कहीं ज्यादा होता है, इसलिए मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। चलिए अब मैं आपको काम की बात बताता हूं। एक प्रश्न आता है, अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं? तो बेटा अंतराकाशीय यौगिक का मतलब समझो कि ये जो संक्रमण तत्वों का परमाणु आकार अगर इस तरह से थोड़ा बड़ा है तो ये जब परमाणु ठोस अवस्था में होंगे, यानी ये तत्व जब ठोस अवस्था में होंगे तो क्या होगा? देखिए इस तरह से इसका अरेंजमेंट है कणों का। तो आप देख रहे हो कुछ खाली स्थान आ जाते हैं इसमें। ये परमाणु है, कौन सा? संक्रमण तत्व का। और ये जो जगह दिख रहा है ये खाली स्थान है, इसको कहा जाता है अंतराकाशीय स्थान। अंतराकाशीय स्थान, अंतराकाशीय स्थान। इन अंतराकाशीय स्थानों में छोटे परमाणु हैं जो एक खाली स्थान के लगभग मतलब अंतराकाशीय स्थान से छोटा होगा। ऐसे परमाणु इन जगहों पर आ जाते हैं। तो ये छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, बोरॉन है, कार्बन है, ये आ जाते हैं। तो ऐसे इस तरह से संक्रमण तत्व छोटे परमाणु वाले अधातु परमाणुओं को, छोटे परमाणु आकार वाले अधातु परमाणुओं को ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है अंतराकाशीय यौगिक। क्लियर? तो इन्हीं के बारे में थोड़ी बात कर दूं। संक्रमण तत्वों में छोटे अधात्विक परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन को अवशोषित कर अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि अधातु परमाणु का आकार छोटा होता है और संक्रमण तत्वों का अंतराकाशीय स्थान थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसमें स्थापित हो जाते हैं। ये लाइनें मैंने लिख दिया है, ठीक है। और कुछ उदाहरण भी लिख दिया है, जैसे निकेल हाइड्रोजन को अवशोषित करके NiH2 बना लेता है,
कोबाल्ट हाइड्रोजन को करके, ये कोई यौगिक नहीं है ना, ध्यान रखना, ये कंपाउंड नहीं है बल्कि वो कंपाउंड जैसा है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल और दिया। रस समीकरण में थी, यानी कि उसमें अनुपात एक निश्चित अनुपात है, स्थिर अनुपात है, जबकि इसमें फ्रैक्शनल अनुपात है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, तो कोई भी एक दो याद कर लीजिए, काम है चलेगा। ये जैसे लोहा होता है हमारा, इस्पात कार्बन को अवशोषित करके इस्पात बनाते, लोहा कार्बन का अंतराकाशी यौगिक है। ये संकुल का निर्माण करते हैं। संकुल बेटा इसको बोलते हैं संकुल, जैसे मैंने बोला K4FeCN6, तो यहां पर Fe जो है संक्रमण धातु है, ये संक्रमण धातु है, Fe संक्रमण धातु है। तो ये संक्रमण धातु इस तरह का कंपाउंड क्यों बनाता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि संक्रमण धातु का परमाणु आकार अपेक्षाकृत S ब्लॉक धातुओं से बड़ा होता है। तो संक्रमण धातु का परमाणु आकार थोड़ा बड़ा हो, छोटा होता है। S ब्लॉक परमाणुओं से थोड़ा छोटा, संक्रमण धातु छोटा होता है ना, ध्यान रखना। संक्रमण धातु का परमाणु आकार S ब्लॉक तत्वों से छोटा होता है। एक तो छोटा हुआ, छोटा होने से बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि उसकी विद्युत धनात्मकता में, जो विद्युत को इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करिए, विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है। विद्युत परमाणु आकार छोटा होता है, विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। बोला क्या? धातु आकार छोटा होना, आकार छोटा होने से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता में वृद्धि होना, और इसमें खाली स्थान का रहना, यानी कि रिक्त डी कक्षक का उपलब्ध होना। तो मैं यहां पर शब्दों पे ध्यान देना। फर्स्ट, खाली डी कक्षक उपलब्ध होना, और दूसरा परमाणु आकार छोटा होना। दो शब्द को याद रखिएगा, मैं इन दोनों चीजों के लिए आपके लिख दिया हूं। डी कक्षक, संयोजी कोश में डी कक्षक खाली होते हैं और परमाणु आकार छोटा होता है। ये दो कारण हैं कि जिसकी वजह से संकुल का निर्माण होता है। अब बेटा मैं आपको बताने वाला हूं कुछ सूचना जारी करने के बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, सर लगाना जरूरी है, हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे, और जो मैंने पढ़ाया है, कब कौन से दिन कौन से क्लास आ रही, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरे टेलीग्राम चैनल से। प्रश्न इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता क्यों प्रदर्शित करती है? अब ये देखो, Fe2+ तथा Fe3+ आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, जैसा कि मैंने सिखाया, और ये अनुचुंबकी कौन अधिक होगा, ये प्रश्न हुआ है ना। Cu+, Cu2+ में कौन अनुचुंबकी, कौन प्रतिचुंबकी है, या ये प्रतिचुंबकी क्यों है, वो अनुचुंबकी क्यों है? जवाब है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं एक, इसलिए। संक्रमण तत्व क्यों रंगीन होते हैं? क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। Zinc+2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्यों? क्योंकि इसका डी कक्षक पूरी तरह से भरा होता है, यह कारण होता है। तो सिर्फ केवल एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके गुण बताना है, जो कि आप जानते हो, गुण लिखो। और इसके बाद है जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? इतने अगर कर लिए बेटा तो मैं आपको बता रहा हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट से अगर आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपने तकरीबन 50% आपकी पूरी तैयारी हुई। इन 3 लेक्चर में आपने 50% की तैयारी कर ली है, बहुत बड़ी बात होता है। इसके बाद अगले 50% के लिए मेहनत करेंगे और आगे। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।